दोस्तों आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर का हम करा रहे हैं सॉल्व। तो आप नहीं किए होंगे तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ये है आपका पार्ट 3 10 साल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का। और आपको पता होगा कि बेहद ही ज़रूरी होता है और आपको 2 से 3 दिन के बीच में मॉडल क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन रहता है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया रहता है, उसी से मिलाकर बनाया हुआ रहता है मॉडल क्वेश्चन पेपर, और थोड़ा बहुत ही कुछ चेंज रहता है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपको ये सब क्वेश्चन ही आएगा उस एग्ज़ाम में। आप केवल अगर पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको 60% से मार्क्स को नहीं रोक सकता है, आप 60% तक ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर्स का होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तब तक के लिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ये 2022 का है। ठीक है, तो देखिए 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो वो होता है सीधा। ठीक है, हमेशा सीधा होता है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। देखिए गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, एफ जो होता है आर का कितना गुना होता है। तो आपको पता होगा कि एफ बराबर जो होता है आर बटे 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आर बटे 2 यानी आर का कितना गुना है, तो ये तो आधा है ना आर का। तो यहाँ पे जब भी बटा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आर बराबर मान लीजिए 10 है, तो यहाँ पे निकालेंगे एफ तो कितना आएगा 5 आएगा इसका आधा। तो अब इससे क्या पता चला कि यानी एफ जो होता है वो आधा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आधा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें है क्वेश्चन अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या क्या। देखिए शून्य है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इसका हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस का भी। और उत्तल का होता है धनात्मक, याद रखिएगा उत्तल का धनात्मक, चाहे वो दर्पण हो या आपका लेंस हो। इस क्वेश्चन में है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी ओढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जो सैलून में मिलता है, जो सैलून वाले जो होते हैं दाढ़ी ओढ़ी बनाते हैं तो वहाँ पे दर्पण लगा रहता है दाढ़ी बनाने के लिए, वो होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस जो होते हैं मैन मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार की होती है, इसलिए ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, तो वस्तु की स्थिति वो होगा f और 2f के बीच, तब बनेगा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब उत्तल लेंस में। अब यहाँ पे है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। देखिए जब भी प्रकाश जो होता है सूर्य का, वो हवा से जब भी कांच में प्रवेश करता है, हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, किधर, अभिलंब की ओर मुड़ती है। यहाँ पे है देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो क्या है, डायोप्टर होता है, इसलिए डायोप्टर है, यानी इसको डी भी लिख सकते हैं आप, बड़ा डी। यहाँ है हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में मतलब मानव नेत्र में कैसा कौन सा लेंस होता है, वो होता है उत्तल लेंस, इसलिए सही होगा उत्तल। आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है कौन, तो वो कर दिया पुतली, इसलिए ये सही हो जाएगा आपका। और यहाँ पे है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी मानक मान है। स्पष्ट दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी कितने दूर तक आप देख सकते हैं स्पष्ट, तो उसका कोई लिमिट है, कोई नापा हुआ है नहीं, तो इसलिए होगा अनंत। ठीक है, अनंत दूरी तक देख सकते हैं, तो इसका दूरी हो जाएगा अनंत। लेकिन अगर बोलेगा अधिकतम के जगह न्यूनतम, ठीक है न्यूनतम बोलेगा तो आपको 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अधिकतम है इसलिए आपका अनंत होगा यहाँ पे आपका सही आंसर। इसमें है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए अवतल लेंस का जो उपयोग किया जाता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अवतल से, और उत्तल से होता है दीर्घ दृष्टि दोष, ये याद रखिएगा आप दोनों। यहाँ पे है
तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो देखिए तारे जो टिमटिमाता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अगर कोई भी पदार्थ है वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अब बन के तैयार हो जाता है तो उसे कहते हैं उत्पाद। मतलब तीर के बायां तरफ वाला, इधर वाला अभिकारक और इधर वाला उत्पाद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है इसको आपको देख के बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सब में एक ही में है, मतलब CaCO3 एक ही में है, लेकिन इधर क्या हो गया? टूट गया है, वियोजित हो गया है ये दो भाग में, तो इसीलिए ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो वो होता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ये होगा आपका सही। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? कौन सी अभिक्रिया नहीं होगा? तो वो होगा इससे, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ZnSO4 प्लस Cu जिंक सल्फेट कॉपर। निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? संतुलित मतलब दोनों तरफ उसके परमाणुओं की संख्या का बराबर होता है। देखिए दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर होता है, उसका आयन जो होता है दोनों तरफ बराबर होता है। तो किस में? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं Fe क्या है? 3 गो है। यहाँ पे क्या है? Fe 3 गो है, बराबर है। यहाँ पे 4 और ये 2 में गुना होगा, 4 2 8, यानी H हमारा 8 गो है। यहाँ पे भी H क्या है? 8 गो है। और O देखिए O यहाँ क्या है? यहाँ पे तो ये जो 4 है ना, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 ओ में भी है, तो यहाँ पे देखिए ओ का है 4 गो है, तो इसीलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, दोनों तरफ जो है अंक मान बराबर होना चाहिए। इधर जो Fe है उतना ही Fe इधर होना चाहिए, जितना H इधर है उतना ही H इधर होना चाहिए, जितना O इधर है उतना ही O इधर होना चाहिए। तो इसी में सब बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। H चाहे O हो चाहे Fe हो, सभी बराबर है, इसलिए दूसरा सही है। यहाँ पे है अभिक्रिया ZnO प्लस C तीर के निशान Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन देखिए एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। तो जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा हो उसमें होता है उपचयन और जिसमें घट रहा हो होता है अपचयन। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन किस में है? इधर अभी Zn के पास है, लेकिन इधर किस में है? C में। तो C जो हो रहा है उपचयन हो रहा है C का। ठीक है, अगर अपचयन बोल देता तो Zn से हट गया है तो Zn होता, लेकिन यहाँ उपचयन बोला है तो उपचयन आपका C होगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देगा? देखिए कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो लाल लिटमस पत्रों को नीला करता है? तो देखिए आप लोग को पता होगा कि अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है, जो अम्ल होता है नीला को लाल करता है, लेकिन जो लाल को नीला करता है वो होता है क्षार। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? वो होता है क्षार, यानी क्षारक भी रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? तो इसमें जो दुर्बल अम्ल हो जाएगा CH3COOH, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें उत्पन्न होता है H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होता है। यहाँ दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ये हो जाएगा आपका सही, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन तो 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, ये हो जाएगा सही। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, तो अम्लीय बोला है तो 7 से कम। देखिए कौन अधिक क्षारीय है? तो अधिक क्षारीय कौन होता है? जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका है? 14 का है, यानी यहाँ चौथा, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? वो होता है ये CaOCl2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो कैसे निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो जल से, तो इसलिए ऐसे हो जाएगा आपका जल। यहाँ है
अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है, एथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? देखिए परजीवी मतलब जो अपना से खाना नहीं बनाता है, कोई पौधा बनाया है तो उसी का खाना ये खा लेता है। जैसे आप लोग अमरबेल भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है तो प्लाज्मोडियम होगा। कौन सा? प्लाज्मोडियम, ये सही है आपका है। देखिए रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, इसलिए ये सही हो जाएगा प्लाज्मा। यहाँ है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ की संख्या होती है? तो होती है 2, इसलिए सही होगा 2। यहाँ है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? वो होते हैं उत्सर्जन से, इसलिए ये सही हो जाएगा उत्सर्जन। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्या पाया जाता है? वो क्लोरोफिल में, इसलिए क्लोरोफिल हो गया आपका सही। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है हाइड्रा में, इसलिए होगा आपका सही हाइड्रा। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, ठीक है, तो इसलिए विषाणु सही हो जाएगा। पराग कोष में होते हैं तो क्या होते हैं? पराग कोष में परागकण होते हैं, ये सही हो जाएगा आपका। यहाँ है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? फल, तो इसलिए हो जाएगा फल। यहाँ है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो खत्म हो जाता है एक बार यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद। जैसे कोयला एक बार इस्तेमाल करिए वो खत्म हो जाएगा, इसलिए होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, तो ये हो गया कोयला। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं उसे सौर सेल। क्या कहते हैं? सौर सेल, जो सोलर होता है वो। और यहाँ है निम्नलिखित में कौन मुख्य जैव गैस का संघटक है? तो वो होता है मीथेन, ठीक है, ये हो गया मीथेन। ये सब था पिछले 2022 का क्वेश्चन पेपर था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जिससे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।